तो इस मूवी की शुरुआत होते ही हम देख पाते हैं एक हो रहे एग्जॉर्सिज्म को, जो कि एक जुंगसू नाम का प्रीस्ट कर रहा था। एंड जिस लड़की पर वो एग्जॉर्सिज्म कर रहा था उसकी हालात देखकर ही बहुत ही खतरनाक लग रही थी, क्योंकि उसका शरीर बिल्कुल ऐसा लग रहा था कि जैसे उसे कोई इन्फेक्शन हो रखी है। एंड जुंगसू को भड़काने के लिए वो पोसेस्ड लड़की कुछ न कुछ कर रही थी, पर जुंगसू का ध्यान बिल्कुल भी नहीं भटकता और वो उसके जाल में नहीं फंसता। एंड ये जानकर वो शैतान भी अपने असली रूप में आता उसे बताता है, इस लड़के को सच में तुम पर बहुत भरोसा था पात्र, पर ये इसके काम नहीं आया। एंड फिर जुंगसू उसके सर पर हाथ रख एग्जॉर्सिज्म चालू रखता है कि वो शैतान उस लड़की की आवाज में अपनी माँ से रोने की एक्टिंग करता है और बताता है कि वो पादरी उसके साथ कुछ गलत हरकत कर रहा है, जो सुनकर उस लड़की की माँ भी दरवाजा खोलकर अंदर आ जाती है, जिससे एग्जॉर्सिज्म का फ्लो टूट जाता है। और तभी शैतान भी मौका देखकर वहाँ से गायब हो जाता है और घर की खिड़की के पास पहुँच जाता है ताकि वो नीचे गिर लड़की को मार सके। पर अहम मौके पर जुंगसू उस लड़की का हाथ पकड़ लेता है कि तभी वो शैतान उस लड़की की माँ में भी आ जाता है और वो जुंगसू को बताता है, जब तुम्हारे भगवान ने जन्म भी नहीं लिया था, हम तब से यहाँ पर राज करते आए हैं। जिस तरह तुम्हारे भगवान हर तरफ है, उस तरफ हम भी मौजूद हैं और मैं वापस आकर तुम्हारे परिवार के टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। एंड फिर लड़की के रूप में वो शैतान जुंगसू के हाथ को काट लेता है और वहाँ से नीचे गिर जाता है। एंड वो लड़की भी वहीं पर मारी जाती है। एंड पीछे मुड़कर जुंगसू पाता है कि उस लड़के की माँ भी वहाँ पर मौजूद नहीं थी। एंड फिर सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं जुंगसू के रिलेटिव्स यानी उसके बड़े भाई और उसके परिवार को, जो कि एक न्यू अपार्टमेंट में शिफ्ट हो रहे थे। एंड रीजन ये था कि जुंगसू के बारे में उसी बेटी की माँ ने बहुत ही बुरे बुरे रूमर्स फैला दिए थे कि उसने उसकी बेटी को मार दिया एंड एक्सेट्रा वगैरह। एंड ये बदनामी जुंगसू के बड़े भाई को भी सहनी पड़ रही थी। एंड वो लोग सोसाइटी से शर्मिंदा होकर किसी अलग जगह पर शिफ्ट कर रहे थे। एंड यहाँ पर गैंगो और उसकी बड़ी बेटी विश्वास करते थे कि जुंगसू ने कुछ भी नहीं किया था, पर उसकी बीवी और उसकी छोटी बेटी उस औरत के रूमर्स पर विश्वास करते हैं कि जुंगसू ने उस औरत की बेटी को मार दिया था। एंड इसीलिए वो जुंगसू से अलग हो रहे थे। एंड वहाँ पहुंचकर सभी को वो घर काफी पसंद आता है, पर हम देखते हैं कि कांगू और उसकी छोटी बेटी की इतनी ज्यादा आपस में नहीं बनती थी। एंड फिर रात को जब वो सो रहे थे, उन्हें अपने पड़ोस के घर से बहुत ही शोर की आवाजें आती हैं, जिसकी वजह से वो सारा परिवार पूरी रात नहीं सो पाता। एंड अगले दिन उठकर उन्हें खिड़की पर एक टांगी हुई मरी हुई बिल्ली को पाते हैं, जो देखते ही hyunju वहीं पर बेहोश हो जाती है। एंड वो लोग फटाफट उसे हॉस्पिटल ले जाते हैं। एंड उनके साथ घर में शिफ्ट होने के पहले ही दिन बुरी बुरी चीजें होना शुरू हो गई थी। एंड फिर जब वो उसे हॉस्पिटल से वापस लेकर आते हैं, वो देखते हैं कि उनके वही पड़ोसी ने, जिसने पूरी रात कल शोर मचा रखा था, अपनी गाड़ी को उनके एरिया में पार्क कर रखा था। एंड उसने उनके छोटे बेटे की चेयर को भी कुचल कर तोड़ दिया था। एंड अब गांगू गुस्सा होकर उसके घर में जाता है ताकि वो उससे बात कर उसे समझा पाए, पर वहाँ का नजारा देखकर उसके होश उड़ जाते हैं, क्योंकि वहाँ पर हर जगह मरे हुए जानवरों के कंकाल और हड्डियाँ टांग रखी थी, बिल्कुल उसी बिल्ली की तरह। एंड ऑफ कोर्स ये सब देख गांगू को तो यही लगता है कि इसी बंदे ने उस मरी बिल्ली को उनके घर के बाहर टांगा होगा। एंड तभी उसी घर का ओनर वहाँ पर आ जाता है। एंड वो गांगू को बहुत ही बुरी नजरों से घूर रहा था। एंड गांगू से ये तो बता देता है, तुम्हारी गाड़ी मेरे पार्किंग एरिया में लगी है, उसे वहाँ से अगली बार मत लगाना। पर इस बात का उसे कोई भी रिप्लाई नहीं मिलता। एंड गांगू थोड़ा डरा वहाँ से चल पड़ता है, लेकिन उस रात फिर से वही पड़ोसी फिर से शोर करने लगता है। एंड अब की बार तो वो शोर इतना ज्यादा था कि घर का कोई भी मेंबर चैन से सो नहीं पा रहा था। एंड अब उस आदमी से परेशान होकर गांगू पुलिस को कॉल करता है। एंड पुलिस भी आकर उस आदमी को डांटती है कि उसे इतनी रात को शोर कर दूसरों को परेशान नहीं करना चाहिए। एंड गांगू ये बात भी छेड़ देता है कि इसी आदमी ने उनके घर के बाहर उस मरी हुई बिल्ली को टांगा था। एंड उसे उसके घर के अंदर भी काफी सारे मरे हुए जानवर मिले थे। एंड ये सुन पुलिस अंदर जाती है उसके घर की चेक करने, पर वहाँ पर उन्हें वैसा कुछ भी नहीं मिलता, बल्कि वो पूरा घर तो चमक रखा था। एंड गांगू हैरान था कि आखिर इतने कम टाइम में ये सारी जगह कैसे साफ हो सकती है, और आखिर खून तक की स्मेल भी कैसे गायब हो सकती है। एंड फिर पुलिस भी उस आदमी को थोड़ा सा समझा कर वहाँ से चली जाती है। एंड फिर एक तरफ हम देखते हैं जुंगसू को। एंड तभी वो जब वो छत की तरफ देखता है, उसे वही मूवी की स्टार्टिंग वाली लड़की दिखाई देती है, जो कि श्रापित भाषा में उसे गालियां दे रही थी और उसे टेढ़ी मेढ़ी बातें कह रही थी। एंड जल्द ही उसका पूरा कमरा ही बहरे खून से भर जाता है। पर जुंगसू चुपचाप बैठा उसे बस देख रहा था, इस पछतावे में कि वो उस लड़की को नहीं बचा पाया। एंड तभी वो लड़की छत से नीचे आ उस पर हमला कर देती है, पर उसी मौके पर जुंगसू की जाग भी खुल जाती है। एंड ये बस उसका एक डरावना सा सपना था। एंड यहीं पर सीन शिफ्ट होकर आता है सो रही hyunju पर, जिसका अचानक ही कोई कंबल नीचे खींचता है। एंड hyunju को लगता है कि वो उसका छोटा भाई था। एंड जब वो उड़ती ही है कि गांगू उसके बाल पकड़ उसे फिर
फिर से नीचे फेंकता है और अश्लील नजरों से अपनी ही बेटी की तरफ देख वो कहता है, मेरी गुड़िया सच में बड़ी हो चुकी है। एंड यंजू एकदम सहमी हुई थी और एकदम हैरान थी कि उसके अपने डैडी ऐसा कर रहे थे। एंड ये बदतमीजी कर गैंगू वहाँ से चला जाता है। एंड फिर अगले दिन जब वो सभी खाना खाने के लिए इकट्ठा होते हैं, हम देखते हैं कि अब गैंगू एकदम नॉर्मल बिहेवियर कर रहा था, बट उनकी मदर म्योंगजू अजीब सा बिहेवियर कर सभी को डरा देती है। वो अजीब तरह से खाना खा रही थी और अपने ही बच्चों से अजीब तरह से बात कर रही थी। एंड फिर हम देखते हैं जोंगसू को, जो कि अपने साथ हुए गए एक्सोर्सिज्म के फेलियर में अब बहुत ही ज्यादा डिप्रेस और डिमोटिवेटेड रहने लगा है। एंड ये सब देख और जानकर चर्च के बड़े पादरी और उसके सीनियर जोंगसू को एडवाइस देते हैं ओवरसीज ट्रिप पे जाने के लिए, ताकि वो अपने मन और दिमाग को शांत कर पाए। एंड यहाँ शाम को गैंगू घर आता है और अपनी वाइफ से पूछता है कि आखिर उसने सुबह ऐसा बिहेवियर क्यों किया था, बट वो बता रही है कि उसने तो कुछ भी सुबह अजीब किया ही नहीं। एंड वो अब बिल्कुल नॉर्मल लग रही थी। एंड एक तरफ बाथरूम में हम देखते हैं सोनवू को, जो कि नहा रही थी कि जगदम ही वो वहाँ पर देखती है यंजू को, जिसे अचानक अपने सामने पा वो थोड़ा डर जाती है। एंड यंजू कहती है कि क्या उसे अपने भाई बहनों से प्रॉब्लम हो रही है तो उसे उन सबको मार देना चाहिए। एंड फिर यंजू वहाँ से चली जाती है। एंड फिर सोनवू वापस आकर सीधा उसके कमरे में जाती है ताकि वो उससे इस बात के बारे में डिस्कस कर पाए कि आखिर वो ये अनाप शनाप बातें क्यों कर रही थी। पर यंजू से बताती है कि उसने तो ऐसा कुछ भी नहीं कहा और वो तो हर वक्त यहीं पर थी। एंड फिर वो गांगू के बारे में भी उसे बता देती है कि कैसे कल उसने उसे गलत नजरों से देखा था। एंड ये सब बाहर से सुन रहा गांगू भी अंदर आ जाता है। एंड फिर वो उन दोनों को पीटने लगता है। एंड सोनवू को एक ही हाथ से जोर कर उठाकर फेंकता है एंड उसे बेहोश कर देता है। एंड फिर एक हथौड़े को लेकर वो यंजू को भी मारने वाला था कि नीचे वाले फ्लोर से भी गांगू की आवाज आती है, जो पूछ रहा था कि आखिर ऊपर इतना शोर क्यों मचा है। एंड फिर ये ऊपर मौजूद नकली गांगू वहाँ से चला जाता है और नीचे से असली वाला आ जाता है, जो अपनी दोनों बेटियों को ही न जाने क्यों डरा हुआ पाता है। एंड ये सब कंफ्यूजमेंट कम नहीं थी कि तभी वहाँ पर म्योंगजू भी आ जाती है, जो गांगू पर हमला कर देती है। एंड अपनी लड़कियों को बचाने के लिए गांगू अपने हाथ को हथौड़े के आगे रखता है। एंड तभी निचले फ्लोर से असली म्योंगजू की भी आवाज आती है, लेकिन उसके ऊपर आने से पहले वो नकली म्योंगजू एक कमरे में चली जाती है। एंड जब असली वाली ऊपर आती है, उसका भी सेम कंफ्यूज रिएक्शन होता है जैसा कि फैमिली के बाकी मेंबर्स हो रखे थे। एंड फिर जब गांगू वही कमरा खोलता है जहाँ पर वो नकली वाली म्योंगजू गई थी, तो वो पाता है कि वहाँ पर कोई भी मौजूद नहीं था सिवाय उस हथौड़े के। एंड फिर वो सभी मेंबर्स समझ जाते हैं कि उनके घर और अड़ोस पड़ोस में जो भी हो रहा है वो सब चीजें सुपरनैचुरल हैं, यानी किसी बुरी शक्ति का इसके पीछे हाथ था। एंड ये डीमन उनके फैमिली मेंबर्स का ही रूप लेकर उन्हें एक दूसरे के बारे में भड़काने की कोशिश कर रहा था। एंड फिर वो जुंगसू को कॉल करते हैं ताकि एक प्रीस्ट होने के नाते वो उनकी मदद कर पाए, पर जुंगसू इस बात पर मना कर देता है, ये बताकर कि वो कोरिया से बाहर जा रहा है। एंड कांगू भी अपने मान संविधान को रखने के लिए उससे ज्यादा उसे नहीं बोलता, पर इस बात से म्योंगजू खुश नहीं थी कि आखिर जुंगसू कांगू का भाई होने के नाते उन्हें ऐसे टाइम में अकेला कैसे छोड़ सकता है। क्या वो भूल गया कि उन्होंने उसके लिए क्या क्या किया है। पर कांगू इस बात पर उल्टा उस पर ही चिल्लाता है, तुमने उसके लिए किया क्या है? मैं ये भी जानता हूँ कि तुम चुपके से उससे ही घर का रेंट लेती थी, और क्या तुमने कभी भी उसे गर्म खाना खिलाया है? एंड यहाँ से हम भी साफ समझ जाते हैं कि अपने रिश्ते अपने साइड के लोग ही बातें हैं, वरना बाकी तो सिर्फ खाते हैं। एंड इसलिए कांगू भी जुंगसू को और कष्ट नहीं देना चाहता था। एंड यहाँ पर एक तरफ जुंगसू फैसला करता है कि वो अपने भाई और उनके परिवार की मदद करेगा, क्योंकि वो अभी भी उन्हें अपनी फैमिली समझता था। एंड वो उनकी मदद करने के लिए वहाँ पर आ भी जाता है। और फिर वो लोग जुंगसू को सभी हादसों के बारे में बताते हैं कि उनके साथ घर में ये अजीब सी घटनाएं हो रही थी, जिसपे जुंगसू उन्हें बताता है कि उन्हें घर पर एक्सोर्सिज्म करना होगा। एंड इस बात से कुछ मेंबर्स डर भी जाते हैं, क्योंकि जुंगसू के पिछले एक्सोर्सिज्म से एक लड़की मारी गई थी। पर जुंगसू ने बताता है कि वो ये एक्सोर्सिज्म खुद नहीं करने वाला था, बल्कि वो अपने सीनियर प्रीस्ट को बोलने वाला था। एंड फिर जुंगसू रात को अपने पड़ोस वाले घर में भी देख के आता है कि दरअसल वो कांगू का नेबर असल में वो शैतान ही था, और वो असली वाला नेबर तो कब का मारा जा चुका था। एंड फिर अगले दिन बाहर आकर जुंगसू कांगू को बताता है कि उस शैतान ने सोनवू का रूप ले रखा है। एंड ये चीज उसे इसलिए पता चल पाई थी क्योंकि उसने सबके पानी में होली वाटर मिलाया था। एंड सोनवू को छोड़कर बाकी सभी ने वो पानी पी लिया था। एंड जुंगसू ये भी बताता है कि उसके सीनियर प्रीस्ट ने उसे मिलने के लिए उसे स्पेशली एयरपोर्ट में मिलाया था, क्योंकि शायद उन्हें एक्सोर्सिज्म से पहले कुछ पर्सनल बात करनी हो। एंड इसलिए जब तक जुंगसू घर नहीं आता, कांगू को अपनी बड़ी बेटी का ध्यान रखना होगा कि वो किसी और मेंबर पर हमला न करे। एंड फिर जब रात को जुंगसू एयरपोर्ट पर पहुंचता है, उसे सीनियर फादर बताते हैं कि हम तो घर में खुद आ जाते, तो फिर आखिर तुम अपने परिवार को छोड़कर एयरपोर्ट पे क्या कर रहे हो? और जुंगसू बताता है, आपने तो मुझे कॉल कर पर्सनल आने के लिए कहा था। पर फादर का
मानना था कि उन्होंने जुंगसू को कोई भी कॉल नहीं की थी, यानी इस कॉल के पीछे भी शैतान का ही हाथ था। एंड जुंगसू उसकी चाल में फंस चुका था। एंड फिर जुंगसू फादर को बिठाकर काफी तेज घर जाने की कोशिश करता है, लेकिन तभी न जाने कहां से काले कौवे आकर उसकी गाड़ी से टकराने लगते हैं। एंड उसी वजह से कार का क्रैश हो बहुत तगड़ा एक्सीडेंट हो जाता है। एंड यहाँ घर के अंदर बेसमेंट में हम देखते हैं यंजू को, जो कि जीसस क्राइस्ट और मदर मैरी की स्टैचू लेने आई थी, लेकिन तभी उसे ऐसा लगता है कि उसका नाम उसके पीछे से कोई पुकार रहा था, पर उसके पीछे मुड़ने पर उसे कुछ भी नहीं दिखता, लेकिन उसे वही आवाज फिर से उसे पीछे से पुकारती सुनाई देती है। एंड जब वो पीछे मुड़ती है, कोई ना दिखने वाली चीज उसे पकड़कर घर के गैस हीटर में खींच लेती है। एंड यंजू जलकर मारी जाती है। एंड इन सब चीजों से अनजान कांगू अपनी बड़ी बेटी सेओनवू पर नजर रख रहा था। एंड सेओनवू घर का दरवाजा बंद करने के लिए बाहर जाने लगती है कि कांगू को जुंगसू की वो बात याद आ जाती है कि उसे इविल स्पिरिट को कुछ भी कर बाहर नहीं जाने देना। एंड वो पीछे से आकर सेओनवू का सर पकड़ मारता है, जिससे वो बेहोश होकर नीचे गिर जाती है। एंड फिर वो बेडरूम में ले जाकर उसे बांध देता है। एंड तभी घर में एकदम जख्मी हालात में जुंगसू भी आ जाता है और बताता है कि उसके एक्सीडेंट में बड़े फादर मारे गए हैं। एंड वो लोथा अकेला जिंदा बचा है। एंड अब कांगू, जिसके पास कोई भी ऑप्शन नहीं बचा था, जुंगसू से ही एक्सोर्सिज्म करने को कहता है। एंड जुंगसू भी ऐसा करने के लिए उन सभी को बता देता है कि शैतान उन्हें बेवकूफ बनाने की कोशिश करेगा और बताएगा कि मैं असली वाली ही सेओनवू हूँ। एंड फिर एक बारीक सी स्टिक लेकर सेओनवू को पीटना शुरू हो जाता है। एंड एक तरफ हमें एक्सीडेंट वाली जगह दिखाई जाती है, जहाँ पर गाड़ी के अंदर फादर और उसके चेले तो मारे गए थे, और थोड़ी दूर में ही पास पड़ रखा था बेहोश हो रखा जुंगसू, यानी घर में मौजूद जुंगसू असली नहीं था। एंड उसने सेओनवू को इतना ज्यादा मारा था कि उसका शरीर पूरा खून ही खून से भर गया था। एंड म्योंगजू अपनी बेटी की ये हालात नहीं देख सकती थी, इसीलिए वो एक्सोर्सिज्म को यहीं पर बंद करने को कहती है, पर कैंगू ये करने से मना कर देता है और उन दोनों की लड़ाई हो जाती है। एंड फिर कैंगू को लगता है कि वो बुरी आत्मा पक्का म्योंगजू ही होगी। एंड वो उसका सर पकड़ दीवार में मार उसे बेहोश कर देता है, लेकिन तभी वो अपने पीछे देखता है हंस रहे जुंगसू को। एंड उसे समझ आता है कि वो बुरी स्पिरिट दरअसल जुंगसू ही थी। एंड कांगू उस पर हमला तो करता है, पर जुंगसू से पटक कर दूर फेंकता है। एंड वो कांगू को मारने ही वाला था कि तभी वहाँ पर असली जुंगसू भी आ जाता है एंड प्रेयर्स कर उस एविल स्पिरिट को वहाँ से भगा देता है। एंड फिर कांगू को आवाज आती है अपने छोटे बेटे की रोने की। एंड वो आवाज का पीछा करते बेसमेंट में पहुँचते हैं। एंड वहाँ पर हम उसे पाते हैं एकदम डरी हुई हालात में। एंड वो इशारा करता है हीटर की ओर। एंड कांगू अपनी छोटी बेटी की लाश को देखकर एकदम टूट जाता है। एंड फिर वहाँ पर बेसमेंट में सेओनवू भी आ जाती है। एंड कांगू से पूछती है कि आखिर उन्होंने उसको इतना क्यों मारा, लेकिन जुंगसू समझ चुका था कि ये असली सेओनवू नहीं है। एंड वो आईने को उसके सामने कर देता है। एंड हम उस शैतान का असली रूप देख पाते हैं। एंड फिर जुंगसू प्रेयर्स करता हुआ उसकी तरफ बढ़ता है, पर सेम ही प्रेयर्स को करता हुआ शैतान भी उसके नजदीक बढ़ता है, यानी वो शैतान भगवान तक से भी नहीं डरता था। एंड फिर वो जुंगसू पर हमला कर उसे मारने ही वाला था कि कैंगू बेसमेंट में बड़ा होली वाटर लेकर उस शैतान पर छिड़क देता है। एंड अब तड़पता हुआ वह शैतान जुंगसू से पीछे हटता है, पर जुंगसू अब नोटिस करता है कि उस शैतान के ऊपर उसकी प्रेयर्स बिल्कुल भी काम की नहीं आ रही थी। एंड वो शैतान बस उनके साथ खेल रहा था। एंड वो कैंगू को भी मारने ही वाला था कि जुंगसू उठकर गॉड से प्रे करता कहता है, हम पर हमेशा नजर रखने वाले ईश्वर, मैं तुमसे प्रार्थना करता हूँ कि तुम इस शैतान को मेरे अंदर आने दो, ताकि मैं इसे अपने आप में ही कैद रख पाऊँ। एंड फिर वो शैतान सीधा चला जाता है जुंगसू के शरीर के अंदर। एंड वो शैतान उस पर कंट्रोल करने की कोशिश करता है, पर जुंगसू थोड़ा थोड़ा अपने आप को होश में रखता एक लकड़ी के क्रॉस को तोड़कर कांगू को उससे मारने को बोलता है। पर कांगू ऐसा नहीं करना चाहता था, तो जुंगसू उसके हाथ में क्रॉस पकड़ाकर खुद उस क्रॉस से मारा जाता है। एंड अपने साथ साथ वो शैतान को भी ले जाता है। और जब एकदम टूटा हुआ कांगू और उसका बेटा ऊपर जाते हैं, वो देखते हैं म्योंगजू और सेओनवू को। एंड यहाँ वो सब रियलाइज करते हैं कि चाहे उन्होंने जुंगसू को इतना अच्छा नहीं सोचा हो, पर जुंगसू ने उन सबको हमेशा अपने परिवार की तरह ही ट्रीट किया और अंततः अपनी कुर्बानी भी उनके लिए दे दी। और भले ही वो यंजी को नहीं बचा पाए, पर कम से कम सभी तो नहीं मरे। एंड यहीं पर ये मूवी खत्म हो जाती है। एंड सच में ये मूवी काफी कमाल की थी। एंड अगर आप चाहते हैं कि मैं और भी कोरियन या फिर जापानीज हॉरर मूवीज को एक्सप्लेन करूं, तो जाने से पहले वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। एंड मैं आपको मिलता हूँ अगली बार अगली ऑसम वीडियो के साथ। एनीवेज फॉर नाउ बाय, गुड बाय, सायोनारा, जाना।